So, in lecture number 16, we will consider a problem. Problem is a motion of non-viscous incompressible fluid of uniform density under conservative forces so that this is for motion of non-viscous incompressible fluid of uniform density under conservative forces so that the velocity q and vorticity psi have relation this relation. And for a steady flow, this relation obviously reduced to this is 0 and we get this. तो वर्टोसिटी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर इंटरचेंज हो जाएंगे तो भी ये क्वांटिटी सेम रहेगी। ये यहाँ आए, ये यहाँ चला जाए तो ये सेम रहेगा। ये है। तो देखिए प्रूफ देखिए, Euler's equation of motion is means equation of motion for non-viscous fluid. Euler's equation of motion can be written as square means q dot q. हमें मालूम है आइलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। Here we have given density is uniform. तो since density is uniform, so we have 1 by rho. This is this density constant होने से ये अंदर ले सकते हैं। और फोर्स कंजर्वेटिव है, अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो फोर्स कंजर्वेटिव होने से ये होगा इसको हम लिख सकते हैं
ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन ओमेगा, कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स। तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। माइनस लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये वैल्यूज़ जो है आप इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करिए। यूज 2 and 3 in 1. So what we get is equation reduce होगी। This equation becomes is this. और इसको लिखा जा सकता है, सारे ग्रेडियंट्स को एक साइड में ले लीजिए। सॉरी, नाउ take this side, so we get ये आपको ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। Now taking curl both side, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और आपस में बराबर हैं, तो इनका कर्ल भी सेम होगा। तो जब कर लेंगे इधर कर लेंगे तो यू गेट कर्ल ऑफ क्यू। कर्ल ऑफ क्यू मीन्स वर्टोसिटी वेक्टर एंड कर्ल ऑफ this vector and curl of the gradient is always 0. Curl of gradient of some scalar function is always 0. तो ये मिलेगा। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये तो वर्टोसिटी वेक्टर है और इसका एक्सपेंशन कर्ल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फंक्शंस का थ्योरम यूज करिए वेक्टर कैलकुलस से, तो ये मिलेगा दिस। Is this ये इसका एक्सपेंशन है। ये वेक्टर कैलकुलस की थ्योरम से आप इसको देख सकते हैं। अब चूंकि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल भी है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से 0 हो जाएगा। इसके अलावा ये जो वेक्टर है ये है, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। तो ये भी टर्म 0 हो गया, तो ये आपका रिड्यूस हो गया।
माइनस माइनस ये मिल जाएगा। माइनस आपका एक टर्म यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस होगा। तो इस तरीके से माइनस प्लस ये मिलेगा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। So we prove our result this, or for steady flow this is 0, and then we get this result. अगर आपका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है तो ये सवाल हर अल्टरनेट पूछ ही लिया जाता है, तो ये आपको उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसको देख लीजिए ठीक से ना। एक सवाल हम और करेंगे। सवाल है, स्ट्रीम इज रसिंग, स्ट्रीम इज रसिंग, हम सवाल ये ले रहे हैं, सवाल हम यहाँ पढ़ दे रहे हैं ऐसे। Stream is rushing from boiler through a conical pipe. The diameter of the ends of which are capital D and small d. If capital V and small v be the corresponding velocities of the stream, and if the motion be supposed that of the divergence from the vertex of the cone, then prove that V by V, small v by capital V, is d square by d square e power v square minus capital V square by 2k, where k is the ratio of pressure and density and supposed to be constant. इस सवाल को मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल ये है, एक कोनिकल पाइप से स्टीम जो है फ्लो कर रही है, ठीक है। कोनिकल पाइप से स्टीम जो है फ्लो कर रही है। मान लीजिए इसका वर्टेक्स कोन तो ये है, और ये इस कोन का मान लीजिए वर्टेक्स यहाँ होना चाहिए, और ये माना गया है कि स्टीम यहाँ से वर्टेक्स से रस कर रही है, तो इस फॉर्म में यानी कोन के फॉर्म में वो बाहर निकलेगी। जब किसी छिद्र से स्टीम रिसेगी, लीक करेगी, तो वो इसी तरीके से बाहर निकलेगी। तो ये एक्चुअली स्टीम लाइंस हैं जो फ्लो है, इसी डायरेक्शन में तो फ्लो होगा। ये सब इसकी स्टीम लाइंस होंगी, दूसरी कोई डायरेक्शन फ्लो की नहीं होगी। तो एक्चुअली दीज ऑल आर स्टीम लाइंस ऑफ द फ्लो। तो ये एक्चुअली स्टीम ट्यूब है एक तरह से। तो इसमें यह कहा गया है कि इसके जो डायमीटर के एंड हैं, तो एक एंड का डायमीटर कैपिटल डी और दूसरे का स्मॉल डी बताया गया है। यहाँ पे वेलोसिटी स्मॉल वी और यहाँ पर
कैपिटल V बताई गई है। मान लिया कि यहाँ पे डेंसिटी इस रीजन में, चूँकि जब स्टीम फ्लो करेगी तो यहाँ पे ये सकरा है, यहाँ पे फैल जाएगा, तो ये यहाँ पे स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ मान लीजिए इस रीजन में, इस पूरे रीजन को ये रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मान लीजिए डेंसिटी जो है ρ1 है और यहाँ पर डेंसिटी एंट्री के समय ρ2 है, एग्जिट के समय ρ1 है। तो ये इस तरीके का केस है। अब इसमें ये बताया गया है कि हर समय फ्लो के दौरान रेशियो ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी इज सपोज टू बी कांस्टेंट, ये कहा गया। प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट बना रहेगा लगातार। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसी अनुपात में डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, और जब प्रेशर घटेगा तो उसी अनुपात में डेंसिटी भी घट जाएगी। तो ये है, ये एक्चुअली बॉयल्स लॉ है। अगर देखें आप तो PV इज कांस्टेंट, V से मल्टीप्लाई करेंगे यानी वॉल्यूम से, तो ये मास हो जाएगा। मास फिक्स रहेगा तो PV इज कांस्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट बना रहेगा। जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ वॉल्यूम कम हो जाएगा, जहाँ वॉल्यूम कम होगा वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। ये मतलब है। तो इसी को शॉर्ट में कहा जा सकता है कि बॉयल्स लॉ को फ्लो फॉलो करेगा, मतलब फ्लो के दौरान बॉयल्स लॉ एग्जिस्ट करेगा, ओबे करेगा। तो ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसका मतलब यही है कि प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो कांस्टेंट है। यहाँ सीधे सीधे बता दिया गया कि प्रेशर और डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, नहीं तो सीधे ये भी कहा जा सकता था कि बॉयल्स लॉ होल्ड करेगा। मतलब एक ही है। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। तो फॉर स्टडी मोशन इसमें दिया नहीं है कि मोशन स्टडी है, लेकिन जो फ्लो बताया गया, जिस तरीके का फ्लो की प्रकृति बताई गई है वो स्टडी फ्लो, यानी समय के साथ बदलता हुआ फ्लो नहीं है ये कि अभी ये इस तरह से फ्लो करेगा तो कुछ देर बाद किसी और तरह से, ऐसी बात कोई नहीं है। तो स्टडी फ्लो ये मान करके चलिए कि जो कंडीशंस बताई गई, जिस तरह का फ्लो है वो स्टडी फ्लो ही होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टीम ट्यूब फ्लो, यह आपको बता चुके हैं। डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया एक एंड पे और डेंसिटी, वेलोसिटी, एरिया दूसरे एंड पे ये सेम होगा। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है स्टीम ट्यूब फ्लो के लिए, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। तो हमारे केस में क्या होगा, एक एंड पे डेंसिटी ρ2, चलिए इधर का पहले ले लेते हैं, ρ1, यहाँ पे वेलोसिटी स्मॉल v है, और एरिया क्रॉस सेक्शन का क्या होगा, पाई r स्क्वायर, r मीन्स रेडियस, तो डायमीटर d है तो रेडियस ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। इस एंड पे आइए, ρ2 v2, तो यानी वेलोसिटी कैपिटल V, और एरिया पाई d/2 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं दिस इज ρ1 v1 d स्क्वायर, ρ2 v d स्क्वायर।
आपको इस रेशियो को कहा गया है क्या होगी वैल्यू, ये हो गया √2/√1 d/d²। इतना तो आपको मिला। अब ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मिला। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। देखिए, जब भी कोई भी फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो उसमें दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये दो हमेशा फ्लूइड फ्लो के लिए यूज़ होंगी। कोई भी फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो इन्हीं दोनों इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम एक ही से सॉल्व हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन इन जनरल ये दो इक्वेशन ही हैं हमारे पास जो हमको यूज़ करनी है। तो अब आइए, स्टीम ट्यूब फ्लो के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने आपको बताया था क्या होती है। तो बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन, बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन इस ये होती है बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आप पलट के देखिए अपने कागज। तो ये हमने प्रूव किया था इस तरह से। इन जनरल अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, जैसा हमारे केस में कोई बाहरी फोर्स बताया नहीं गया है, और कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, चूंकि स्टीम फ्लो कर रही है तो यहां पर ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो जीरो ही मानिए। स्टीम पे कोई मास होगा नहीं, ऑलमोस्ट जीरो, तो ग्रेविटी का कोई फोर्स नहीं होगा। तो ये जो बॉडी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है टर्म, ये जीरो होगा ड्यू टू नो बॉडी फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी फोर्स इज जीरो, इस वजह से इसको जीरो ले लें। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में। ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है। अब ये दिया हुआ है कि P/ρ इज कांस्टेंट, इट मीन्स P इज K/ρ, इट मीन्स dP इज K/d/ρ, यही तो होगा। तो ये यहां रखिए। के तो कांस्टेंट बताया ही गया, इसका जो इंटीग्रल होगा वो log ऑफ रो होगा। तो इस इक्वेशन को अब जो है, ये जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमारा जो फ्लो है उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द गिवन फ्लो। आप दोनों एंड पर ये बता रहे हैं कि फ्लो के दौरान ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी स्क्वायर बाई 2 प्लस के log रो डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो इस एंड पे जो वैल्यू होगी वही इस एंड पे होगी। तो ये सेम कर लीजिए। एक एंड पे है v²/2 प्लस के log ऑफ रो 2, यहाँ हमने लिया है। दूसरे एंड पे जाएंगे तो स्मॉल v² के log ऑफ रो 1। तो ये हो गया इसको इस साइड में ले आइए, के log √2/√1 इधर लाइए, और इधर ये हो जाएगा 10 के यहाँ ले आइए। तो देखिए के यहाँ ले आइए। Yes, this
अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, डेंसिटी बाय डेंसिटी, तो यू गेट बाई क्वेश्चन 1 ये मिलेगा। यही आपको चाहिए था। तो इस तरीके से ये अभी और भी सवाल इसमें देखे जा सकते हैं, उनको भी हम कंसीडर कर लेंगे। तो अगले लेक्चर में हम कुछ एक आध प्रॉब्लम्स और देखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे।